हेलो एंड अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। कैसे हैं अभी सभी? और आज के सेशन को करते हैं शुरू। गुड आफ्टरनून, नमस्कार सभी को। ऑडियो वीडियो क्लियरली आ रहा है, एक बार बताएंगे? तो चलिए शुरू करते हैं। आज ह्यूमन हार्ट के अंदर बीमारियों के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि डिसऑर्डर्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, चलो। तो कल तक हमने जितना पढ़ा था भाई, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं? लास्ट हमने दिल की धड़कनें बनाने के ऊपर बात की थी कि हार्ट बीट कहाँ से बनती है। तो चलिए इसी को यहाँ पर शुरू करते हैं। और सब कुछ क्लियर है? चलो चलो चलो, तो हेडिंग डालेंगे आज की हार्ट बीट के बारे में। हार्ट बीट कहाँ से बनती है? कल मैंने आपको ये पूरा का पूरा पार्ट बताया था कि हमारा दिल 4 कक्ष में बटा हुआ है। ठीक है, 4 चैम्बर्स में तो बटा हुआ है ही है, लेकिन साथ साथ में मैम चैम्बर्स के साथ इसमें हमारे 4 वॉल्व भी होते हैं। अब इन 4 वॉल्व के अलावा एक वॉल्व, एक पूरा चैम्बर ऐसा होता है जहाँ पर एक हिस्सा जिसको पेस मेकर कहा जाता है, और इसी पेस मेकर के द्वारा आपकी दिल की धड़कनें बनती हैं। चलो मुझे एक बात कॉमेंट करके बताओ कि मैम एक्चुअल जो हमारी हार्ट बीट है ना, वो कितने बीट्स प्रति मिनट होती है? कितनी धड़कनें हमारी हर 1 मिनट में बनती हैं? बताइए जल्दी से। विशाल कुमार किसके बारे में पूछ रहे हैं? पीडीएफ क्लास के बाद मिल जाएगा। दुर्गा कुमारी, राधे राधे भाई, राधे राधे। चलिए 72 बनती है, सबको पता है मैम, लेकिन कहाँ से बनती है यही तो नहीं पता होता। ये बनती हैं इसी पेस मेकर के द्वारा। ये जो स्क्रीन पर देख रहे हो, ये छोटा सा कोना, इस कोने से हमारी बनती हुई तैयार होती हैं। तो इसको कहते हैं SA नोड, यानी साइनो एट्रियल नोड के नाम से ये जाना जाता है। तो इसके बारे में ज़रा कुछ पॉइंट हैं जो कि डिटेल में यहाँ पर हम लिखेंगे। लिखिए भाई, हार्ट बीट is initiated by SA node। ब्रैकेट में लिखना साइनो एट्रियल नोड। It is also called as pacemaker of heart। दिल की धड़कन SA नोड, ठीक है, ब्रैकेट में लिख लेना साइनो एट्रियल नोड द्वारा बनती है। यह हृदय का पेस मेकर भी कहा जाता है। ठीक है भाई, तो दिल की धड़कनें कहाँ से बनी? SA नोड से बनती हैं। और ये कहाँ पाया जाता है? तो आप बताएंगे राइट एट्रियम में पाया जाता है। इस वाले हिस्से को कहते हैं SA नोड। SA नोड, ये आपका दायां आलिंद है, ये बायां है, ये दायां निलय है, और ये बायां निलय कहा जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिख लेना, SA नोड इज प्रेजेंट इन राइट एट्रियम। यह दाएं आलिंद में उपस्थित होता है। क्लियर? तो मैम इसे कहते हैं पेस मेकर, जो दिल की धड़कनें बनाता है। क्लियर है? चांसेस हैं दिव्या पांडे, है ना? बिल्कुल चांसेस हैं बच्चे। चलो नेक्स्ट आती है कि मैम दिल की जो आवाज़ आती है ना, इसमें हम कहेंगे देयर आर 2 साउंड्स इन हार्ट कॉल्ड लब डब। दिल में, या हृदय लिखो, हृदय में लब
और डब की ध्वनि आती है। लब की जो आवाज़ आती है वो आती है बाय क्लोजर ऑफ बायकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व। कल हमने ये जो कपाट पढ़े थे बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड, जब ये दोनों बंद हो जाते हैं तब हमें आवाज़ किसकी आती है? लब की आवाज़ आती है। तो लिखेंगे इसमें, ये लब वो वाला लब नहीं है, कभी लव बना दो इसे। द्विवलनी व त्रिवलनी कपाट के बंद होने पर, द्विवलनी व त्रिवलनी कपाट के बंद होने पर, नोट करिए लब। हार्ट कैसे बीट करता है यही तो बताए, पेसमेकर यहाँ से एक ध्वनि उत्पन्न होती है, यहाँ से आपकी धड़कन बनती है और वो धड़कन पूरे हृदय में फैल जाती है। पहले एवी नोड तक जाएगी, फिर बंडल ऑफ हिस तक जाएगी, फिर आपके इन इसमें वेंट्रिकल्स में फैल जाती है। जैसे हम यहाँ कहें ना तो देखो यहाँ से जाती है, एक बिंदु आता है यहाँ एवी नोड का, फिर आता है एक और बिंदु बंडल ऑफ हिस का, यहाँ से आएगी और फिर उसके बाद इन दोनों हिस्सों में निलय में फैल जाती है। यहाँ तंतु लगे होते हैं जिन्हें पुरकिंजे के फाइबर कहा जाता है, इन तंतुओं को कहते हैं पुरकिंजे फाइबर। वही बात है कि इतना पूछता नहीं है आपसे, इसलिए इसको लिखवाया नहीं है, वरना ऐसे हमारी पूरी धड़कनें बनती हुई तैयार हो जाती हैं। ऐसे नोड वो बिंदु है बच्चे जहाँ से हमारी धड़कन, ये हार्ट बीट तैयार होती है। हर एक पार्ट से कोई ना कोई काम होता है ना, ऐसे यहाँ से धड़कना दिल शुरू कर देता है। कई बार क्या होता है कि मैम ये पेसमेकर ख़राब हो जाता है, उस समय पर हम आर्टिफिशियल पेसमेकर जो है वो लगवा लेते हैं। लिख लिया सभी ने? गरिमा राधिका मैम साइंस के नाम से इंस्टाग्राम चैनल है, वहाँ पर आप मैसेज कर देना, ठीक है? अगर कोई भी डाउट लगता है मैं वहाँ पर आपका मैसेज देख लूँगी। आज ही ज्वाइन किया है, अभी कोर्स लिया है। अच्छा, आज जितने भी स्टूडेंट्स पहली बार क्लास में आए हैं तो भाई देखो, पहले 2 क्लासेस इसकी हो चुकी हैं, उन क्लासेस को भी देख लेना और उसके बाद फिर आप इस क्लास को कंटिन्यू कर लेना। तो जो भी आज फर्स्ट डे सेशन में अटेंड करे हैं, पहले दिन आए हैं, एक इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देख लीजिएगा ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो जाएं कि हमारा सिलेबस कब तक होगा, कैसे क्लासेस होंगी, कहाँ PDF मिलेगी, ये सारे बेसिक डाउट्स आपको बताए गए हैं। तो इंट्रोडक्शन देख लेना और उसके बाद फिर आप अपने इस चैप्टर से शुरू कर सकते हैं, ठीक है? पेसमेकर लगाना ज़रूरी है क्या? दिल धड़काना है तो पेसमेकर लगाना पड़ेगा, नहीं धड़काना चाहते तो फिर मैम कुछ नहीं कर सकते इसका। भाई अगर आपके जो धड़कन बन रही है मैम, अगर ये नहीं होगा तो फिर ख़त्म कहानी, टाटा बाय बाय, है ना? तो अगर चाहते हो जीवन तो भैया ये आर्टिफिशियल पेसमेकर उठा के व्यक्ति की बॉडी में लगा दिया जाता है। देखिएगा इस चीज़ को कुछ इस तरह से इंसर्ट कर देते हैं, तभी व्यक्ति का आगे पूरा जीवन जो है वो चलता रहता है। अगला लिखो, लब तक तो लिख लिया है, डब की आवाज़ कब आती है? ये जो ध्वनि है डब, ये आती है जब हमारा सेमी ल्यूनर वॉल्व बंद हो जाता है, बाय क्लोजर ऑफ सेमी ल्यूनर वॉल्व। बताया था कि एक सेमी ल्यूनर वॉल्व पाया जाता है, 2 होते हैं अर्धचंद्राकार, तो बताएंगे अर्धचंद्राकार कपाट के बंद होने पर डब की ध्वनि आती है, ठीक है भाई? तो कुछ इस तरह से हमारी 2 साउंड्स होंगी, लब की और डब की। लेकिन ये जो दिल है ना, ये लगातार कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ऐसे करता रहता है, समझ रहे हो? तो मैम ये जो संकुचन है, संकुचित हो रहा है फिर रिलैक्स हो रहा है, इस दिल में कंटिन्यूसली ब्लड आके भरता है और आगे की तरफ इसे फेंक दिया जाता है। ये कहानी लगातार चलती रहती है और इसी को हम कहते हैं एक कार्डियक साइकिल। हमारा जो दिल धड़कता है ना, उसमें एक बार पूरे हार्ट में ब्लड भरता है और एक बार फेंक दिया जाता है आगे की तरफ। तो इसको हम क्या कहते हैं, ठीक है? उसको हम नाम देते हैं एक कार्डियक साइकिल। तो अगला एक टॉपिक लिख लेना कार्डियक साइकिल का। इसमें लिखेंगे It is the cycle
where systole and diastole occurs. सिस्टोल का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन, और डायस्टोल मतलब होता है रिलैक्सेशन। जब हमारा दिल लगातार धड़कता रहता है, देखो डायग्राम के माध्यम से भी ज़रा इसको आप समझ लीजिए तो और आसानी हो जाएगी। एक बार हमारा हृदय कॉन्ट्रैक्टेड अवस्था में है, इस समय हार्ट ने सारा ब्लड आगे फेंक दिया है, लेकिन दूसरी साइड पर हमारा हार्ट ब्लड से भरा हुआ है, तो ये अवस्था क्या कहलाती है? ये कहलाती है हमारी डायस्टोल की अवस्था, ठीक है, रिलैक्स अवस्था है। और ये कहलाती है सिस्टोल की अवस्था, कॉन्ट्रैक्टेड अवस्था कही जाती है। तो ये दोनों अवस्थाएं जब देखी जाएंगी, इन दोनों को मिला करके हम एक पूरे चक्र को कहते हैं कार्डियक साइकिल, ठीक है। पेसमेकर लगाकर इंसान को जिंदा कर सकते हैं, जी हाँ मैम, आपने दोनों जगह कपाट बंद कर दिया। जब ये कपाट बंद होते हैं ना, ये लगातार बंद होते हैं और खुलते रहते हैं, तो इनके बंद होते ही आवाज़ आती है डब की, एक पे लब की और एक पे डब की, फिर ये खुल जाते हैं, फिर दोबारा ब्लड फ्लो कर जाता है। क्लियर? चलिए तो लिखिए ज़रा इसको। इस चक्र में हृदय एक बार संकुचन व एक बार आराम की अवस्था में आता है। और इस पूरी साइकिल को, यानी ये दोनों चीज़ें कितनी देर में होती हैं, तो आप बताएंगे एक कार्डियक साइकिल, यानी एक बार जो पूरा ब्लड हमारी बॉडी में फ्लो कर जाता है वो मात्र 0.8 सेकेंड में पूरा हो जाता है। उसका जो समय लगता है हमें वो मात्र 0.8 सेकेंड का लगता है। तो लिख लेना भैया इसको भी, एक कार्डियक साइकिल का समय मात्र 0.8 सेकेंड का लगता है। खुलते हुए आवाज़ नहीं आती, कपाट बंद होते हैं तब आवाज़ आती है। और यही कहानी जब से जन्म लिया है तब से अब तक चलती चली आ रही है। लिखो भाई इसको, फटाफट से नोट करो। लिख लिया सभी ने यहाँ तक? चलो अब देखिए आगे बात करते हैं कि हमने दिल के बारे में इतना तो समझ लिया कि हमारा जो हार्ट है वो कंटिन्यूसली क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता रहता है। ये सब कुछ एक सिस्टोल और एक डायस्टोल मिलकर के ही हमारी एक दिल की धड़कन बनाते हैं। जो हम कहते हैं ना दिल धड़क रहा है, एक बीट आ रही है, एक बीट आती है कब? जब हमारा एक सिस्टोल और एक डायस्टोल यहाँ पर पूरा हो जाता है। बाकी हार्ट हमारी लब डब की साउंड प्रोड्यूस करता है, ये 72 टाइम्स एक मिनट में बीट करेगा। और एक दिल की धड़कन में ये कितना ब्लड पास कर रहा है? तो मैम 70 मिलीलीटर ब्लड को ये पास करता है। इस वाले पॉइंट को नोट कर लो कि एक दिल की धड़कन के दौरान ये 70 मिलीलीटर रक्त को पंप करता है, जिससे हार्ट के स्ट्रोक वॉल्यूम के रूप में जाना जाता है। इसी हम जो वॉल्यूम है इसको स्ट्रोक वॉल्यूम के नाम से यहाँ पर जानते हैं, ठीक है। तो इस डेफिनेशन को भी नोट करिए, इस वाले पार्ट को, कि एक दिल की धड़कन के दौरान 70 मिलीलीटर ब्लड हमारा पास ऑन हो जाता है। लिखो भाई, हृदय का चक्र है ये कार्डियक साइकिल, हार्ट की साइकिल है, हृदय का चक्र कहा जाता है इसको। इसकी पीडीएफ आ जाएगी।
संतोष जी देखिए, कंप्लीट आप अगर बन भी जाएंगे तो फिर आप ये नहीं कह सकते ना कि कराया नहीं था, तो कम से कम पूरा पार्ट करके जाइए, ठीक है। पीडीएफ बच्चे यही मिलेगा इसी एप्लीकेशन पे, एक बार इंट्रोडक्शन की वीडियो देख लेना, वहाँ पर सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा कि कहाँ क्या चीज़ें रहने वाली हैं। लिख लिया सभी ने? तो इसे कहते हैं एक हार्ट बीट में बना हुआ स्ट्रोक वॉल्यूम। अब देखो कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि आपकी पूरी बॉडी में 0.8 सेकेंड में सिस्टोल और डायस्टोल हो रहा है। हमारी बॉडी में हम कहते हैं ना 4 से 5 लीटर ब्लड है, ऑन एन एवरेज कितना होता है 4 से 5 लीटर। वो हमारा हृदय का कार्डियक आउटपुट होता है कि हमारा हृदय पूरी बॉडी में कम से कम 4 से 5 लीटर ब्लड को मैनेज कर लेता है। कैसे करता है उसके लिए भी आप इस चीज़ का ध्यान देना कि जैसे हमारी बॉडी में हमने कहा कि भैया 70 मिलीलीटर ब्लड, हमारा जो स्ट्रोक वॉल्यूम है वो कितना है 70 मिलीलीटर एक बार में, और यही हमारी 1 मिनट में 72 बीट्स जो हैं वो आपकी क्या होती हैं, बनती हैं। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो लगभग 5040 यहाँ पर आपका मिलीलीटर देखा जाएगा। ये वो ब्लड है जो कि एक बार में आपका देखा जाता है कि पूरी बॉडी के अंदर से इजेक्ट हो रहा है। तो इसे हम कहते हैं हमारा कार्डियक आउटपुट। हमारा हृदय पूरे दिन में हम ओवरऑल जो बात करते हैं तो भैया अप्रॉक्सीमेटली इसे कह सकते हो 5 लीटर, इतनी एफिशिएंसी हमारी देखी जाती है, ठीक है। 70 मिलीलीटर क्या है, ये हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम है जो कि हमारे सारे वेंट्रिकल्स एक हार्ट बीट के दौरान पास कर रहे हैं, और 72 बीट्स हैं जो हम प्रति मिनट यहाँ पर ले रहे हैं। तो अगर स्ट्रोक वॉल्यूम को इससे गुणा किया जाए तो हमारा कार्डियक आउटपुट निकल करके आ जाता है लगभग 5 लीटर, 5040 मिलीलीटर, यानी अप्रॉक्सीमेटली 5 लीटर कहा जाता है, ठीक है। तो कुल मिला के इन चीज़ों का भी ध्यान रखना। अगर पूछ ले कार्डियक आउटपुट क्या है, आपने कहा 5 लीटर या 5040 मिलीलीटर देखा जाता है। इसी प्रकार से एक नोट करके लिखिएगा, हमारे पास ये जो कार्डियक आउटपुट है ये किसका ज़्यादा होता है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि भाई किस में ज़्यादा है। मान लो मैं आपसे कहूँ कि एक तरफ एक एथलीट है, ठीक है, जो कि प्रॉपर भैया अपनी पूरी एक्सरसाइजेस करता है, अपनी प्रैक्टिस करता है, डाइट अच्छी लेता है, एथलीट है। दूसरी तरफ आप आम आदमी पढ़ते हैं मैम तो थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर लेते हैं, टाइम मिल गया तो, वरना बिल्कुल नहीं करते, ठीक है। एक तरफ हो आप आम आदमी के तौर पे, और दूसरी साइड पर एक स्मोकर है जो कि बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करता है, सिगरेट बहुत ज़्यादा पीता है। इमेजिन करो एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पर मैं आपको बोलूँ कि इन तीनों व्यक्तियों को 4th फ्लोर तक जाना है, 4थी मंजिल तक जाना है और सीढ़ियाँ चढ़ के जाना है। लिफ्ट नहीं लगी है वहाँ पर, 4थी मंजिल तक जाना है, सीढ़ियाँ चढ़कर जाना है। मुझे बताओ कि मैम इन तीनों में से कौन सबसे पहले उस 4th फ्लोर तक पहुँच सकता है, जल्दी से बताइए। भाई जिसने आज पहली बार ज्वाइन किया है, आप लोग अपनी इन क्लासेस को डेली दोपहर 12 बजे ले सकते हैं। बाकी जानकारी के लिए इंट्रोडक्शन वाला एक वीडियो ज़रूर से देख लीजिएगा, ठीक है। 2 हमारे लेक्चर्स हो चुके हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के, आज तीसरा है, कल नया चैप्टर शुरू करेंगे, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। कह रहे हैं मैम एथलीट, डेफिनेटली, ठीक है। गुलशन रिकॉर्डेड नहीं होती क्लास आपकी। एथलीट जल्दी क्यों जाएगा, क्योंकि मैम वो डेली प्रैक्टिस कर रहा है, वो डेली एक्सरसाइज कर रहा है, और एक्सरसाइज से, अच्छी डाइट से उसका जो हृदय का आउटपुट है वो काफ़ी अच्छा है। उसका कार्डियक आउटपुट जो है वो लगभग 5 लीटर में कह सकती हूँ, उसका दिल बढ़िया काम कर रहा है। तो सबसे पहले तो मैम यही पहुँचेगा। फिर आम आदमी जो कि भाई थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर लेता है तो चलो हाफते हुए ये भी पहुँच जाएगा। और स्मोकर दूसरे मंजिल पे ही ना उसकी हालत बुरी हो जाएगी कि भाई साहब मैं ऊपर नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि वो एक्सरसाइज तो करता नहीं है, लेकिन स्मोकिंग के दौरान उसके लंग्स में ऑलरेडी कंजेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो बताइएगा कि भैया जो कार्डियक आउटपुट है वो इनका सबसे ज़्यादा देखा जाता है। कार्डियक आउटपुट हाई है और इनका कम होगा, उनका सबसे कम देखा जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से भी आपसे पूछ सकता है। द रीज़न इज़ कि हमारा जो दिल है भाई, हम जितनी अच्छी डाइट लेंगे, जितना अच्छा एक्सरसाइज करेंगे, तो हमारी हार्ट की काम करने की, हार्ट का कुछ और काम तो है नहीं, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, ब्लड आता जाएगा, ये फेंकता जाएगा, फिर आता जाएगा, फिर फेंकता जाएगा, यही साइकिल चलती रहती है, ठीक है। तो लंग्स आपके साफ़ होने चाहिए, स्मोकिंग नहीं हो, लंग्स में कोई जमावट नहीं हो। किसी को साइनस की प्रॉब्लम है, किसी को ब्रोंकाइटिस है, अस्थमा है, इन सब में भी प्रॉब्लम होती है। स्मोकर ही नहीं मैम, उन सब में भी प्रॉब्लम, जहाँ लंग्स में जमावट है। देखा था कोरोना में कैसे सांस फूल रही थी, तो मैम यही रीज़न था। लंग्स में जमावट है तो वो ब्लड आगे नहीं पहुँच पाएगा हार्ट तक, तो हार्ट भी उतनी एफिशिएंसी के साथ काम नहीं कर सकता। क्लियर? तो इसे कहते हैं कार्डियक आउटपुट, जो कि सबसे ज़्यादा किसी एथलीट के अंदर आपका देखा जाता है। समझ गए कहानी?
कम से कम वही 4 से 5 लीटर ब्लड रहता है बॉडी के अंदर। डन भाई। चलो, तो इसे हम नाम देते हैं हमारे हार्ट के बेसिक फीचर्स। आपने पल्स रेट के बारे में भी जान लिया, और आपने यहाँ पर एक नोट करके और लिख लेना, नोट करके अलग से एक पॉइंट लिख लेना, पल्स रेट 72 बीट्स पर मिनट होती हैं, ठीक है। धड़कन की दर 72 बीट प्रति मिनट, और इट इज मेजर्ड बाय स्टेथोस्कोप। ये पल्स रेट को हम स्टेथोस्कोप से मापते हैं, स्टेथोस्कोप से मापा जाता है। दिल की धड़कन की दर हमारी स्टेथोस्कोप से मापी जाती है। मालिक अंसारी, अगर लंग्स में बलगम जमा होगा तो हार्ट तक ब्लड पहुंचेगा, लेकिन कम पहुंचेगा, उतना एफिशिएंसी के साथ नहीं पहुंचेगा, ठीक है। पल्स रेट डिपेंड करती है 60 से 80 के बीच में वेरी करती रहती है, बट हम मान के चलते हैं भाई एवरेज 72 बीट्स पर मिनट आपकी देखी जाती है। ठीक है भाई, तो दिल की धड़कन हमारी कौन बनाएगा? SA नोड बनाता है, और उसी के दौरान एक बार हार्ट आपका पूरे ब्लड को फेंक देता है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन दिखाता है, सिस्टोल और डायस्टोल को यहाँ पर दिखाता है। क्लियर है? चलो, लिख लिए हो तो एक थम्स अप का साइन भेजो, फिर आगे बढ़ते हैं, हार्ट की बीमारियों को पढ़ते हैं। पहली हेडिंग डालेंगे ECG। ECG यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट। ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। कितने लोगों ने इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के बारे में सुना है? ECG के बारे में सुना है? हाँ भाई, सुने हो कि नहीं? कुछ इस प्रकार की जो ग्राफ है वो बन के तैयार हो जाती है। ये एक ग्राफ है, एक सिंगल वेव होती है, जिसमें यहाँ से लेकर के यहाँ तक कही जाती है P वेव, फिर ये QRS वेव होती है, इसे कहते हैं QRS कॉम्प्लेक्स, और यहाँ से यहाँ तक कहलाती है T वेव। ये T है, ये P है, तो इसे कहते हैं PQRST कॉम्प्लेक्स के नाम से। ठीक है, ये जो आप देख पा रहे हो ये कहलाता है PQRST कॉम्प्लेक्स के नाम से। ये एक छोटी सी वेव है। ECG क्या होती है एक्चुअली? जब भी किसी के हार्ट में पेन होता है, दिल में दर्द हो रहा है, या कोई भी ऐसी समस्या उसको लग रहा है भैया कहानी जो है वो बिगड़ रही है, लेफ्ट साइड में चेस्ट में पेन हो रहा है, आप गए डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने सबसे पहले आपका ECG किया, उस ECG में कुछ ऐसी तरंगें, ऐसी वेव्स बन के आपके एक लंबी सी स्लिप निकाल करके डॉक्टर दे देता है। ठीक है, ये जो टेस्ट होता है ये प्राथमिक जांच होती है, जिससे इंसान का ये चेक किया जाता है कि कहीं दिल ने किसी भी प्रकार से कोई फ्लक्चुएशन तो नहीं किया काम करने में, है ना, कहीं कोई हार्ट अटैक तो नहीं है, कहीं कोई और आपकी दिक्कत तो नहीं आ रही है। तो अगर इस ग्राफ में कोई भी ऊपर नीचे डिस्टर्बेंस होता है तो पहचान लिया जाता है कि कोई समस्या आ रही है। इसी टेस्ट को हम दिल की विद्युत गतिविधि का जो माप करते हैं, धड़कनों का, उसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के नाम से जानते हैं। सबसे पहली बार विलियम इंथोवन ने इसकी शुरुआत की थी, उन्हीं को जनक कहा जाता है। और इसकी जो पूरी की पूरी जो वेव पैटर्न देख रहे हो ना, ऐसा ही एक सिंगल वेव हमारा होता है कुछ इस तरह से। ये दिल जैसे धड़क रहा है, देखो ऊपर से नीचे तक, जैसे मैंने बताया था ऐसे नोट से जैसे जैसे दिल धड़केगा ये एक ग्राफ बन के तैयार होगा, एक धड़कन पे एक सिंगल ग्राफ, फिर ऐसे ही बहुत सारे ग्राफ रिपीटेडली बन जाते हैं। इसका मतलब आपका दिल जो है वो प्रॉपरली काम चल कर रहा है। ठीक है, तो इसी को कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। इस उपकरण की सहायता से आप क्या कर सकते हैं? दिल का ग्राफ बना सकते हैं, धड़कनों का, और अपनी स्थिति को पता कर सकते हैं। ठीक है, खाली लाइन आती है मतलब धड़कन नहीं बन रही है, कहानी खत्म, किस्सा खत्म, अब कुछ नहीं हो सकता। समझ गए? चलो, तो इसे हम नाम देंगे यहाँ पर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इस ग्राफ को बना लेना और इसमें लिख लेना फादर, इसके जो जनक हैं वो हैं विलियम इंथोवन।
नेक्स्ट लिखिएगा, इट इज़ अ PQRST वेव पैटर्न। यह एक PQRST तरंग का ग्राफ होता है। नोट करो यहाँ तक। मैम पिछले क्लास की PDF नहीं आई है, जस्ट 1 मिनट रुको, अभी ये क्लास आपका ख़त्म होगा, उसके बाद आपको PDF मिल जाएगी। हार्ट का डायग्राम हमने लास्ट क्लास में पूरा डिस्कस कर लिया है, तो अगर आप देखना चाहते हैं तो वहाँ से देख सकते हैं। किरण कुमार क्या हुआ? लिख लिया भाई सभी ने? चलो नेक्स्ट यहाँ पर नोट करिएगा कि इसी के द्वारा हम क्या करते हैं, विद्युत गतिविधियों का पता लगाते हैं। यहाँ पर लिखेंगे दिस इज यूज्ड टू टेस्ट द हार्ट बीट in the form of a graph। ठीक है, ECG का जो टेस्ट होता है, इससे हम धड़कनों का पता लगा सकते हैं, हार्ट बीट का पता लगा सकते हैं और इसका एक ग्राफ बना सकते हैं। किस फॉर्म में? ग्राफ के फॉर्म में। तो ये जो ग्राफ बनता है ना, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, और जो मशीन जिसकी मदद से हम इसको बनाते हैं उसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहा जाता है। तो यहाँ पर थोड़ा उल्टा होता है, मशीन को ग्राफ कहते हैं और स्केच को ग्राम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, लिखिए भाई इसको। बेटा ये सिंपली टाइटल दिया हुआ है PQRST, तो P जो है वो एक वेव का नाम है, P वेव दे दिया, QRS वेव दे दिया। ये देख रहे हो डायग्राम स्क्रीन पर, ये यहाँ से यहाँ तक ये पूरा P वेव है, फिर ये उठा जो आया है QRS कॉम्प्लेक्स हो गया, फिर ये T हो गया। तो इस तरह का ये पूरा पैटर्न यहाँ पर बन जाता है। इसी को कहते हैं ECG। फुल फॉर्म कुछ नहीं है, लेटर्स हैं, इन्हीं के द्वारा हम समझते हैं इसको। निशा कुमारी, लब डब, इसे कहते हैं लब और डब, LUB, लब डब। लिख लिया सभी ने? तो मैम ये है कहानी हमारे प्रॉपरली हार्ट के अलग अलग जो फंक्शंस हैं उसके बारे में। ECG की फुल फॉर्म ही होती है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ठीक है, डन भाई सभी का? चलो अब सुनो कुछ बीमारियां जो कि हमारे हृदय में बनती हैं,
बीमारियां क्या होती हैं कि मैम कई सारे रोग हो जाते हैं। जैसे सबसे पहला रोग आता है जिसको हम कहते हैं हाइपरटेंशन। ठीक है, तो हेडिंग डालिएगा हार्ट के डिसऑर्डर्स और उसमें सबसे पहले लिखेंगे आपका हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन मतलब होता है हाई बीपी। ठीक है, तो लिखना है इसमें हेडिंग डाल के डिसऑर्डर्स ऑफ हार्ट, हृदय के रोग। हृदय के रोग में सबसे पहला रोग आता है जिसको उच्च रक्तचाप कहा जाता है, और यही हमारे वाइटल ऑर्गन्स को, जो हमारे मुख्य ऑर्गन्स हैं, लिवर हैं, आंखें हैं, किडनी है, इनका फेलियर करा देता है। तो ध्यान रखना कि इट लीड्स टू हार्ट डिजीज एंड वाइटल ऑर्गन फेलियर, जैसे किडनी एंड ब्रेन। जब भी बीपी बढ़ेगा, जिसको हम कहते हैं कि 180/120 तक हो गया, इसे कहते हैं ऑर्गन फेलियर वाला, अंग विफलता जो कराता है वो यही वाला बीपी होता है। तो अगर बीपी इतना ज़्यादा रेस कर गया, कोई स्ट्रेस है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, टेंशन है, तो मैम ये समस्याएं देखने को मिल जाती हैं। तो लिखिए जरा इसको कि यह हृदय रोग, हार्ट अटैक, हार्ट फेल तो होता ही होता है हाई बीपी से, लेकिन बाकी किडनी, मस्तिष्क, किडनी जिसको हम हिंदी में कहते हैं वृक्क, ठीक है, इन सारे अंगों पर भी क्या करता है, इम्पैक्ट डालता है। नोट करिए फटाफट से। समझ आ रहा है भाई सभी को? क्लियर है कहानी? इंटरेस्टिंग चैप्टर है मैम, प्यारा सा छोटा सा चैप्टर है। आज खत्म हो जाएगा ये, कल से हम पढ़ेंगे अगला टॉपिक। अरे बीपी तो कल हो गया, लेकिन बीमारियां तो नहीं हुई। बीमारियों में आता है ये। चलिए अब देखो नेक्स्ट बीमारी। आप में से कितने लोग ऑयली खाना खाते हैं? ऑयली मतलब मैम हम जो है बहुत ज़्यादा बाहर का तला हुआ खाना खाते हैं। क्यों भाई? तेल वाला डीप फ्राई खाना बहुत खाते हैं। अब होता क्या है मसला, ये एक ब्लड वेसल है। स्क्रीन पर देखना भाई ध्यान से। बीपी नॉर्मल वही 120-130 तक आपका रहता है, 120/80 आपका नॉर्मल है, 130/85 90 तक आ रहा है, नॉर्मल है, कोई समस्या नहीं है। सब खाते हैं, ठीक है यार मैम, सब खाते हैं। अब सब तो खाते हैं, लेकिन अगर आप इसे डेली बेसिस पर खाओगे, डेली मतलब रोज़ समोसे खा रहे हैं, रोज़ कचौड़ियाँ खा रहे हैं, रोज़ तला हुआ डीप फ्राई पकोड़े खा रहे हो, तो मैम एक ना एक दिन समस्या आती है। एकदम से नहीं आती, एक ना एक दिन ज़रूर आती है, वक्त के साथ आती है। अब होता क्या है कि देखो ये हमारी एक रक्त की वाहिका है जो ब्लड को लेके जा रही है, ये आर्टरी है, ये धमनी है। अब जब ये धमनी ब्लड को लेकर के जा रही है, नॉर्मली ब्लड लेके जा रही थी मैम, लेकिन क्योंकि हमने जो समोसे खाए हैं वो देखो धीरे धीरे करके यहाँ पे ये कोलेस्ट्रॉल के रूप में जमा हो गए हैं। कैसे हो गए? कोलेस्ट्रॉल के रूप में जमा हो गए। मान लो कि आप जब नहीं खाते थे या जब कम खाते थे तो हमारा कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल नहीं था, और मैम यहाँ से जो ब्लड था ना वो बड़ी आसानी से जा रहा था। ये रहा दिल, दिल भी बढ़िया काम कर रहा है और हमारा ब्लड भी आसानी से जा रहा है। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर डेली की डेली यही सेम खाना खाना शुरू कर दिया, रोज़ ही आपने क्या कर दिया, तला हुआ खाना शुरू कर दिया, तब क्या होगा? मान लो आज हल्की सी एक लेयर जमा हो गई, फिर हल्की सी लेयर जमा हो गई, कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा होता चला जाता है धीरे धीरे कर करके, है ना। और जमा होते होते एक समय ऐसा आता है जब मैम ये पूरा रास्ता क्या कर देता है, देखिए ब्लॉक कर देता है। अब मानो किसी के इतना कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया, इस हो सकता है इस पूरे प्रोसेस में 1 साल 2 साल 3 साल जितने भी लग गए मैम, डिपेंड करता है आपने कितना कब कब खाया है। अब इस दौरान होगा क्या? अभी तक तो ब्लड देखो आसानी से जा रहा था, इस वाले केस में तो नॉर्मल होगा कि मैम ब्लड जो है वो आसानी से जा रहा है, बीपी भी नॉर्मल होगा, ठीक है। लेकिन इस वाले केस में क्या ब्लड आसानी से जा पाएगा? नहीं। इस ब्लड को जाने में ये रुकावट फेस करनी पड़ेगी कि नहीं, कि ब्लड अब थोड़े से हिस्से से जा रहा है। जब हम इस पूरी रक्त वाहिका का जो डायमीटर है उसे कम कर देंगे तो क्या ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा या कम होगा? जल्दी से बताओ। पथरी नहीं मैम, हाँ मोमोज और पालक के पकोड़े अभी बताऊंगी, रुक जाओ ज़रा, तुम्हारे सारे पकोड़े बनाते हैं। इधर देखो, तो मैम इसका बीपी नॉर्मल है क्या? नहीं। मेरे पास ये पाइप है, पाइप का डायमीटर अगर मैं कम कर दूं तो प्रेशर और तेज़ हो जाता है, इसीलिए
लोगों के जब कोलेस्ट्रॉल जमा होता है ना तो कारण बन जाता है हाई ब्लड प्रेशर, और यही हाई ब्लड प्रेशर फिर 100 बीमारियां लेकर के आता है कि आपका दिल जो है वो सांस लेने में प्रॉब्लम है, सांस फूल रही है। तो जब भी कोलेस्ट्रॉल जमा होगा तो साथ साथ में आपके ब्लड प्रेशर भी तुरंत से बढ़ना शुरू हो जाता है। आपने देखा होगा फॉरेन कंट्रीज़ में जैसे जापान वगैरह है, वहाँ पे ना लोग जब भी कुछ भी खाते हैं, दोपहर का खाना खाया, रात का खाया, उसके बाद वो गर्म पानी का सेवन करते हैं। गर्म पानी क्यों? क्योंकि मैम वो गर्म पानी ना आपके अंदर जो भी कहीं नसों में कुछ भी चिपका होता है या कोई तेल वेल को जमा हो गया, उसको इजीली क्या कर देता है, डाइजेस्ट करने में मदद करता है, उसको वहाँ पर स्टिक नहीं होने देता। भारत में क्या है भाई साहब, छोले भटूरे खाएंगे दोपहर में, और छोले भटूरे के ऊपर एक ठंडी बढ़िया लस्सी, चिल्ड कोल्ड ड्रिंक, ठंड से और क्या होता है वो तेल वहीं की वहीं जकड़ जाता है, फिर वो हट नहीं पाता। हमारे यहाँ यही होता है भाई, भारत में देखा होगा, नॉर्थ इंडिया में, इवन साउथ इंडिया में भी ये लोग प्रेफर करते हैं, ये काम करते हैं। अब आपने घर में बर्तन रखे हुए देखे हैं जो तेल से, डालडा रिफाइंड कुछ ऐसा रख दो तो मैम उन्हें साफ़ करने में भी ना हालत बुरी हो जाती है, बिना गर्म पानी के साफ़ नहीं होते वो। ठंड में तो देसी घी के बर्तन साफ़ नहीं होते। तो आप जब वहाँ बर्तनों को साफ़ नहीं कर पा रहे हो तो ये तो बॉडी है, इसको साफ़ कैसे करोगे? इसीलिए ये जमा होता रह जाता है, और लास्ट में इसी बीमारी को कहते हैं कि ये वो धमनी है जो हार्ट तक ब्लड को लेके जा रही है। इस धमनी को कहा जाता है कोरोनरी आर्टरी, और ये बीमारी बन जाती है कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। इसी को हम कैड के नाम से जानते हैं, सुना होगा कई बार, कैड की बीमारी हो गई। कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया, कैल्शियम जमा हो गया, है ना, ऑक्सलेट जमा हो गया, कुछ भी अगर ऐसा है तो मैम ये धमनी के अंदर जो रुकावट बना रहा है ये कराता है। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा, कुछ इस प्रकार से अगर समस्याएं पनप रही हैं तो बीमारी कहलाती है कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। इसका दूसरा नाम एथेरोस्क्लेरोसिस के नाम से भी दिया जाता है। इसीलिए कुछ भी खाओ, थोड़ा सा रुक के गर्म पानी पी लो, हल्का गुनगुना पानी पी लो, लेकिन ठंडा प्रेफर एकदम से मत करो, और कोशिश करो कि डेली बेसिस पर कोई भी ऑयली ज़्यादा खाना ना खाए। आपको कुछ बाहर का खाना है तो वो चीज़ घर में बनवा के कोशिश कर लो, खा लो, क्योंकि बाहर का तेल जो है वो बहुत ज़्यादा गलत रहता है, मतलब बार बार रीयूज़ होता है, तो मैम वो इन्फेक्शन ज़्यादा करा सकता है। ठीक है, तो इसमें लिख सकते हैं कि इट अफेक्ट द ब्लड वेसल्स ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ फैट, कोलेस्ट्रॉल एंड कैल्शियम। ये आर्टरीज को क्या कर देता है, और ज़्यादा नैरो बना देता है। तो लिखिए, दूसरी बीमारी है हमारे दिल की जिसको CAD कहा जाता है ना। कह रहे हैं मैम ठंडी लस्सी बढ़िया से एकदम, बस यही दिक्कत करती है, फिर एकदम धीरे धीरे करके। ये आप खुद ही इमेजिन करो कि मैं क्या खा रहा हूँ, किससे क्या हो रहा है, आप खुद ही खाना बंद कर दोगे। अंदर से आपका मन गवाही नहीं देगा कि ना 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 ये नहीं खाना है। ये पीला पीला जो दिख रहा था यही तो कोलेस्ट्रॉल था, ये तो फैट था आपका। ठीक है, विशाल कुमार, टैकीकार्डिया, ब्रैकीकार्डिया ये सब पढ़ेंगे अभी आगे। दिल की धड़कनें कम हो जाती हैं तो ब्रैकीकार्डिया हो जाता है, बढ़ जाती है, टैकीकार्डिया हो जाता है। ठीक है, अचानक से दिल की धड़कनें बढ़ जाना, ये सब कहलाता है। तो समझदार हो आप, और समझदारी से काम कीजिए, बढ़िया से। लिख लिया भाई इसको। बीपी नहीं बढ़ता अगर किसी को CAD की प्रॉब्लम नहीं होती। फिर बाद में डॉक्टर इसके लिए एंजियोग्राफी करता है, एक पूरा पाइप लेकर के बॉडी में डालता है, स्टंट लगाता है, इस ब्लॉकेज को खोलता है, उसमें एक जाल लगाया जाता है स्टंट का, कि ताकि ये जो डिपोजिशन है ये खुल जाए और आपका ब्लड आसानी से बहना शुरू हो जाए। तो ये है बस मसला। पहले लोग गर्म पानी, हल्का गुनगुना पानी पीते थे, नहीं खाते थे ठंडी वंडी इतनी ज़्यादा चीज़ें, फ्रिज नहीं हुआ करते थे, पहले मटके का पानी पीते थे, कोई रोग नहीं होते थे। आजकल तो भैया रोग इसीलिए वजह से है, अब इंसान घड़े का पानी पीना प्रेफर नहीं करता, उसे चिल्ड पानी चाहिए, है ना। चलो, देसी घी नुकसान नहीं करता, लेकिन हाँ बाकी जो आप डालडा, रिफाइंड ये सब खाते हैं, आप इसका जैसे हम कहते हैं सनफ्लावर ऑयल खा सकते हैं। ठीक है, सूरजमुखी का तेल खाइए, ऑलिव ऑयल खा सकते हैं, सरसों का तेल खा लो, कोई समस्या नहीं है। ठंड में देसी घी को भी अवॉइड करना चाहिए, वो भी जमा हो जाता है। तो ये है दूसरी बीमारी। अब आते हैं तीसरी बीमारी पर, जिसको कहते हैं, पहचानो क्या कहते हैं इसको। क्या हो रहा होगा मैम, इस व्यक्ति को समस्या क्या आई है कि मैम इसके अचानक से सीने में दर्द हुआ। आपने कहा हार्ट अटैक, हार्ट फेल, कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता, हमें तो ये लग रहा है कि हाँ भाई चेस्ट पेन हुआ है। देखो, अचानक से अगर किसी के सीने में दर्द उठे, जैसे आपने कई सारे केसेस देखे हैं, व्यक्ति शादी में डांस कर रहा है और उसकी डांस करते करते डेथ हो गई, है ना। जो शादी में दूल्हा जा रहा है वो घोड़ी पे बैठा है, उसकी डेथ हो गई। अचानक से जो केसेस आते हैं, सडन एक्यूट चेस्ट पेन जब होता है, तब उस बीमारी को कहा जाता है, हार्ट अटैक नहीं है, हार्ट फेल भी नहीं है, वो होता है कार्डियक अरेस्ट। ठीक है, यानी ये जो प्रॉब्लम आपकी हुई है इसको हम कहते हैं
एंजाइना पेक्टोरिस के नाम से, जिसमें उस व्यक्ति की बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई कम हुई और उस वजह से अचानक से सीने में दर्द उठना शुरू हो गया। कई बार इसके केसेस से लोग ठीक भी हो जाते हैं, मतलब ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल डेथ हो जाए, और कई बार ख़त्म भी हो जाते हैं, डिपेंड करता है ऑक्सीजन नहीं मिली। आपने देखा होगा कहीं बड़े स्टेडियम में ऑक्सीजन नहीं है, घुटन हो रही है, बहुत ज़्यादा लोग हैं, सफोकेशन हो गई, डेथ हो गई, अचानक से सीने में दर्द उठा, रीज़न इज़ कि वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं मिली। तो अचानक से हृदय की मांसपेशियों को ऑक्सीजन की कम आपूर्ति के कारण सीने में तेज़ दर्द, इस बीमारी को एंजाइना पेक्टोरिस कहा जाता है। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल, तो आप इसको लिख सकते हैं। हार्ट अटैक देसी भाषा विदेशी भाषा कुछ नहीं होती, धर्मप्रीत सिंह अभी बताएंगे कि हार्ट अटैक होता क्या है। इसको लिख लो एक बार, इस बीमारी को कहते हैं एंजाइना पेक्टोरिस। अचानक से सडनली चेस्ट पेन होता है, ये एक्यूट चेस्ट पेन कई बार पूछा गया है मैच द फॉलोइंग में कि एक्यूट चेस्ट पेन वाली बीमारी कौन सी है और क्यों हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। ठीक है, यूजुअली आपको पता है कि हमारे लंग्स से ऑक्सीजन आती है हमारे हार्ट तक और फिर जाती है बॉडी तक। तो मैम अगर यहाँ से ऑक्सीजन ही नहीं आ रही तो बेचारा ये काम कैसे करेगा, धड़केगा कैसे, आगे तो पहुँचाएगा, बहुत दूर की बात है, यहीं तक नहीं आ रही तो मैम इसका तो काम यहीं ख़त्म हो गया। ठीक है, सिम्टम कुछ नहीं है, अचानक से होता है मैम, सिम्टम तो पता ही नहीं चलते इसके। तुम अच्छा खासा हंसते खेलते, देखा था एक 3rd 4th क्लास की बच्ची थी, क्लास में बैठी थी, पता चला कि उसको एंजाइना पेक्टोरिस हो गया, उसको अचानक से हार्ट जो है वो सिंक कर गया, उसका हार्ट काम नहीं करा। अब उस बेचारी को क्या टेंशन था 4th क्लास में कि उसकी पेंसिल रबर खो गई है? कोई सिम्टम नहीं आता, कोई लक्षण नहीं है, कोई टेंशन स्ट्रेस ज़रूरी नहीं है मैम, ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हुई, अब वो बॉडी में इंटरनली कहाँ ब्लॉकेज है आपको भी नहीं पता है। इसीलिए कहते हैं रेगुलरली फिजिकल एक्सरसाइज करते रहो, अच्छा खाओ, हेल्दी खाओ, फ्रूट्स खाते रहो, इम्यूनिटी बढ़ाते रहो, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है ना। कहीं भीड़ भाड़ वाले इलाके में देखा होगा भगदड़ मच गई, कहीं मंदिर में या कुछ कभी ऐसा होता है तो वो भगदड़ मच गई, ऑक्सीजन नहीं मिली, भीड़ बहुत थी, ये रीजंस होते हैं। एंजाइना पेक्टोरिस। अब चलो मुझे बताओ हार्ट फेल क्या होता है, पहले ये बताओ हार्ट फेलियर किसे कहते हैं? आपके अनुसार क्या होना चाहिए हार्ट फेल हो जाता है? कुंभ के मेले में बहुत हुआ था, हाँ बिल्कुल हुआ होगा। अब मुझे आप एक बात बताओ, आपका काम क्या है? कि मैम हमारा काम है पढ़ना, पढ़ाई करना और सिलेक्शन लेना। अगर आप नहीं पढ़ोगे तो क्या होगा? डेफिनेटली फेल हो जाओगे, नहीं होगा सिलेक्शन। ऐसे ही हमारे हार्ट का काम क्या होता है? हार्ट का काम है रक्त को पंप करना, प्यार मोहब्बत का नहीं होता, हार्ट का काम है रक्त को पंप करना। अगर ये हार्ट ब्लड को पंप नहीं करेगा तो फेल होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? होगा मैम। तो जब दिल अपना काम नहीं कर रहा तो दिल फेल हो गया, इसी बीमारी को कहते हैं हार्ट फेलियर। और ये फेल क्यों हुआ? क्योंकि हार्ट के पास ब्लड ही नहीं आया, कहीं फेफड़ों में जमावट हो गई थी, फेफड़ों तक ही ऑक्सीजन रुक गई, ऑक्सीजन नहीं आई आगे, ब्लड नहीं आया हार्ट में, तो हार्ट अपना काम नहीं कर पाया। इसी को कहते हैं हार्ट फेलियर, है ना। यहाँ तो मित्री का चक्कर लगा के बैठे हैं मैम, सब मित्री के चक्कर में लगे पड़े हैं। लिखो इधर, जब हमारा हृदय पर्याप्त रक्त की आपूर्ति बेसिकली बॉडी की जो ज़रूरत है वहाँ तक नहीं करा पाता तो इसको हृदय का फेलियर कहा जाता है। शरीर की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त रक्त पंप नहीं कर पाता, यानी हार्ट अपना काम पूरा नहीं कर पा रहा है। इसको कंजेस्टिव हार्ट फेलियर भी कहते हैं, जब हमारे फेफड़ों में जमावट हो जाती है। जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा कि भैया अगर लंग्स में ही जमावट है तो लंग्स हार्ट के चारों चैम्बर्स तक ब्लड नहीं पहुंचा पाएंगे, तो मैम बॉडी की आवश्यकता तो वैसे भी पूरी नहीं होगी। ठीक है, तो आप इसे कह सकते हैं हार्ट फेलियर। फेफड़ों में जमावट के कारण भी इसको कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? बट मैम रील्स में हार्ट फेल मित्री और मित्र, अरे रील्स वाला किस्सा अलग है बेटा, रील्स की दुनिया बहुत अलग है। बॉलीवुड ने जितना दिल को बदनाम किया है ना उतना किसी ने नहीं किया। वो उसने पूरा सिस्टम ही अलग कर दिया है कि दिल बेचारा किस काम के लिए बना था और किस काम के लिए पहुंचा दिया गया। कात्यायनी त्रिपाठी जी, एक बार हेल्पलाइन पे बच्चे बात कर लेना, ठीक है। ऐसी समस्या होनी तो नहीं चाहिए, और अगर स्टिल आपको री इंस्टॉल करने के बाद भी ये प्रॉब्लम आए तो आप एक बार हेल्पलाइन पे बात कर लीजिएगा। लिखिए इसको फटाफट से।
मेल्स में क्यों ज़्यादा आता है? देखो इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जैसे कि हम बात करें कि मेल्स के अंदर ना हार्मोनल इम्बैलेंस भी कुछ होते हैं। फीमेल्स के पास जो एक हार्मोन होता है एस्ट्रोजन, ये बचा के रखता है, दिल की बीमारियों से बचा के रखता है, और मेल्स के पास उतना होता नहीं है एस्ट्रोजन। एक तो रीज़न ये भी होता है। बाकी मेल्स में स्मोकिंग और आपका अल्कोहल इनके केसेस भी देखे जाते हैं। साथ में कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स भी इसमें कंसीडर किए जा सकते हैं। तो रीज़न एक नहीं है, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखना, दिल की बीमारियां महिलाओं में कम क्यों होती हैं? क्योंकि एस्ट्रोजन लेवल बहुत हाई होता है उनका। एस्ट्रोजन यूजुअली फीमेल सेक्स हार्मोन होता है, ठीक है। तो इसे कहते हैं हार्ट फेलियर। अब आपने कहा मैम हार्ट अटैक क्या होता है ना? किसे कहते हैं? दिल का अटैक, दिल का दौरा। ये देखो, आप कहीं रास्ते से जा रहे थे, मान लो इमेजिन करो कि मैम मैं कहीं जा रहा था, अचानक से मेरे ऊपर किसी ने हमला कर दिया, चोट लगी, खून वून बहा, है ना। ऐसे ही हमारा दिल जो है वहाँ तक ये नसें ब्लड को लेके जा रही थी। आपने स्ट्रेस इतना ज़्यादा जीवन में लिया हुआ है कि भाई साहब तनाव के चक्कर में हाई बीपी हो गया, और हाई बीपी से ये नसें यहीं की यहीं डैमेज हो गई, यहीं की यहीं रप्चर हो गई, और सारा ब्लड यहीं की यहीं आपका फैल गया। तो क्या ये ब्लड जब इस तरह से डैमेज हो गई हैं धमनियाँ, क्या ये ब्लड आगे हार्ट तक पहुँच पाएगा? नहीं। इसी को कहते हैं हार्ट अटैक, दिल का दौरा। दिल के दौरे में जो हाई बीपी है एक कारण बन जाता है, जिसमें हमारा ब्लड जो है वो आपके हार्ट तक नहीं पहुंच पाता। आप लिख सकते हैं हार्ट की मांसपेशियां क्या हो जाती हैं? डैमेज हो जाती हैं बाय इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई, यानी अपर्याप्त रक्त आपूर्ति से हृदय की मांसपेशियां क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, डैमेज हो जाती हैं, ठीक है। हाँ जी, तो इसको लिख सकते हैं, इसे कहते हैं हार्ट अटैक। और एक बीमारी और होती है कोरोनरी थ्रोम्बोसिस। इस बीमारी में बेसिकली ये जो हमारी एक धमनी है जो हार्ट तक ब्लड को लेके जाती है, जिसको कोरोनरी धमनी कहा जाता है, अगर इस धमनी में कोई थक्का बन जाए, सोचो यहीं पर एक क्लॉट बन के तैयार हो जाए, ये ब्लड का थक्का बन गया यहाँ पे, तो क्या ब्लड आगे जाएगा? नहीं जाएगा। इसी को कहते हैं कोरोनरी थ्रोम्बोसिस। थ्रोम्बोसाइट्स होते हैं ना जो क्लॉट्स बनाते हैं, प्लेटलेट्स, तो क्लॉट का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है? कोरोनरी धमनी में हो रहा है। इसको कोरोनरी थ्रोम्बोसिस कहा जाता है, ठीक है। लिखिए इसको, कोई बात नहीं आदित्य, पहले इसको पढ़ लो। टीबी क्या है? टीबी ट्यूबरकुलोसिस होता है शिवा, वो बैक्टीरिया से बीमारी होती है। हार्ट में जो स्टंट पाए जाते हैं ना, वो पाए नहीं जाते, स्टंट डाले जाते हैं डॉक्टर्स के द्वारा। वो इस ऐसे ही ब्लॉकेज को खोलने के लिए, मान लो इस धमनी में कहीं ब्लॉक आ रहा है, ठीक है, कहीं पर आपको लग रहा है कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा हो गया, ब्लड इकट्ठा हो गया, तो वो एक जालीदार होता है, पूरा जाल होता है एक, उस स्टंट को लेके जाया जाता है। एक पाइप डाली जाती है थाई मसल से, पैर में से इंसर्ट करके हार्ट तक डाली जाती है, और फिर उसके बाद वो जा करके वहाँ आपके स्टंट को ऐड कर देते हैं, स्टंट वहीं छोड़ करके वो पाइप बाहर आ जाती है। तो वो स्टंट क्लॉट को खोलने का काम करता है, ठीक है। हार्ट अटैक में धमनियाँ डैमेज हो जाती हैं, जी हाँ, हार्ट की मसल डैमेज हो गई, वेसल्स डैमेज हो गई, ओवरऑल हमारा फंक्शनिंग वहीं पर रुक गई। तो इसे हम नाम देते हैं कोरोनरी थ्रोम्बोसिस और हार्ट अटैक। एक बीमारी और होती है जिसमें हमारा दिल धड़कना बंद कर देता है, जिसको कहते हैं कार्डियक अरेस्ट। जब हार्ट स्टॉप्स बीटिंग और आपको पता है एसए नोड काम नहीं कर रहा, क्योंकि दिल की धड़कन यहीं से बनती है, तो एसए नोड ने काम करना यहाँ पर क्या कर दिया? बंद कर दिया। अब ये दिल धड़कना क्यों बंद किया? एसए नोड ने काम करना बंद किया इसलिए, ठीक है। तो हार्ट का अटैक, हार्ट फेलियर, कार्डियक अरेस्ट, एंजाइना पेक्टोरिस, ये सब अलग अलग बीमारियां आपको देखने को मिल जाएंगी। क्लियर है भाई? लिखिए इसको। क्या हुआ रोहित सिंह राजपूत? नहीं नहीं, स्टंट की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लोग 10-10 साल तक स्टंट से सर्वाइव कर लेते हैं, ठीक है। किसी का 6 साल, 5 साल, 2 साल, 10 साल, डिपेंड करता है हर किसी की बॉडी टाइप के ऊपर। अपना हेल्दी रहो, स्वस्थ रहो, एक्सरसाइज करो, थोड़ा बहुत फिजिकल एक्टिविटी, आप भी दिन के 12 घंटे पढ़ रहे हो चाहे, लेकिन कम से कम आधा घंटा ज़रूर निकालना अपने शरीर के लिए, अपने पूरी बॉडी के फिजिकल एक्सरसाइज के लिए। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज का किया हुआ जो भी आप एक्सरसाइज कर रहे हैं वो आगे तक आपकी मदद करेगा, ठीक है। ऐसे नोड जो होता है उसी को तो आपने कहा था कि दिल की धड़कनें बनाता है। तो भाई ये है चैप्टर पूरा आपका ख़त्म, और इसी के साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। कल हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। ये सारी चीज़ें पीडीएफ में मिल जाएंगी, कुछ ना लिखा हो तो लिख लेना, बाकी समझ में आ गया हो तो एक थम्स अप का साइन और शेयर कर दो मुझे फटाफट से। संडे को क्लास नहीं होगी शिवा, संडे को नहीं होती, मंडे टू सैटरडे आपकी क्लास जो है वो रहती है। बताओ फटाफट से। क्लियर? यहाँ तक कोई समस्या तो नहीं? चलिए
तो इसी के साथ अपने दिल का ध्यान रखिए, अपने आप को स्वस्थ रखिए, मस्त रहिए, बढ़िया से अपने एक्सरसाइज, फिजिकल थोड़ा वर्कआउट, ये सब चीज़ें करते रहिए। पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छी चीज़ है, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन साथ साथ में अपने शरीर का ध्यान रखना, इससे ज़्यादा आवश्यक कुछ और नहीं हो सकता। आप क्या खा रहे हैं, आप में से कई लोग होंगे जो घर से बाहर रह के तैयारी कर रहे हैं, अपने घर से बाहर निकल करके किसी दूसरे शहर में आकर अनजान शहर में तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पे खाना पीना नहीं मिलता प्रॉपरली, तो बहुत सारी समस्याएं जो हैं वो जीवन में देखी जाती हैं। पर इन्हीं समस्याओं को आपको थोड़ा सा संभाल के चलना है,